मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ बात अपने मामले को लेकर बोलूं, लेकिन मुझसे हमारे पीछे बैठे हुए एक साहब कहने लगे, नहीं मौलवी साहब यहाँ बड़ी गलतफहमियां हैं। तो अब गलतफहमियां जिसके अंदर है तो उसको तो हम दूर कर नहीं सकते, वो तो रहेंगी। लेकिन तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों कि इतनी जल्दी इंटरनेट का जमाना है, और मैं शुक्रगुजार हूं बनारस की जमात का, मैं शुक्रगुजार हूं वहां के लोगों का। यकीन कीजिए, एक शख्स से हमारी इटावा में राजनीतिक लड़ाई कह लो, सियासी लड़ाई कह लो, ये 10 साल से चली आ रही है। बदकिस्मती से वो भी मौलवी है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। और उसने अपना वो चोला बदलता रहता है। मऊ में भी आया था, उसको देवबंदी लोग बुलाते हैं तो वो देवबंदी बन जाता है, बरेलवी बुलाते हैं तो वो बरेलवी बन जाता है, शिया बुलाते हैं तो वो शिया बन जाता है। इटावा में जैनियों ने बुलाया तो वो जैनी भी बन गया, और जहां शिवलिंग बनते हैं वहां जाकर वो माथा भी टेक लेता है और वो टीका भी लगा लेता है। उसको पैसा चाहिए एनजीओ के नाम पर कि मैंने इतने गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया, मेरा इतना बड़ा एनजीओ चल रहा है, इतना बड़ा मदरसा, जबकि सब झूठ है, सब फराड है। चूंकि मैं पूरे मगरबी यूपी का अमीर हूं, मैं उसको तस्दीक लिख कर नहीं देता हूं। मैं कहता हूं तुम्हारे पास 2 बच्चे जब मदरसे में नहीं पढ़ रहे तो मैं क्यों लिख कर दूं? तो वो 10 साल से ये दुश्मनी चली आ रही है कि ये मेरा बाहर चंदा नहीं होने देता है, जहां होता है वहां रोक देता है, और जब कोई तलाश करने आता है मेरा मामला तो ये कह देता है यहां कुछ नहीं। तो बहुत से मामलात में उसने हमें फंसाना चाहा, लेकिन जब कोई दाल नहीं गली तो उसने बनारस की एक लड़की को, जो दिमाग से पागल है, 6 साल से उसका दिमाग का इलाज चल रहा है, वो फजर की नमाज पढ़कर, फजर की नमाज के टाइम अजान के बाद वो निकलती है, और इटावा का वो मौलवी 4 लोगों के साथ 4 4 व्हीलर यानी 4 पहिए वाली गाड़ी लेकर गोल गड्ढा पे खड़ा हो जाता है, और उस लड़की को फोन करके बुलाता है। वो लड़की सुबह फजर की नमाज के टाइम पर गोल गड्ढा पहुंचती है, जलालीपुरे की रहने वाली है, और उस लड़की को टाटा सोमो में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी पर बिठाल कर इटावा लाता है, और 4 दिन उन 4 लोगों ने उसको अपने पास रखा। करहल, मैनपुरी और इटावा, उसको बहुत सी जगह घुमाया और उसको पढ़ाया, लिखाया, समझाया, उसके दिमाग में एक बात भर दी, और वो उसको यहां भेज दिया ट्रेन पे बिठाकर, और इटावा की पुलिस उसको लेकर आई। इटावा की पुलिस की दिमाग से पागल है, इसको इसके घर तक पहुंचे तो उसको थाने में लेके आई। जब जैतपुरा थाने में लेके आई तो वो 4 दिन में बहुत कुछ सीख चुकी थी, और 4 दिन में सीखने के बाद उसने जैतपुरा थाने में हमारे खिलाफ FIR दर्ज की कि मौलाना जर्जीस मेरे घर आए 19/11/2015 को, और उन्होंने मेरा जबरदस्ती मुंह पकड़ा दिन में 2 बजे और मेरे साथ गलत काम किया। लेकिन अल्लाह जजाए खैर दे उसके माँ बाप को। उस लड़की को एक तरफ बिठाल कर जब उसके माँ बाप को बुलाया तो उसके माँ बाप से पूछा कि तुम मौलाना जर्जीस को जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, जलसा करने आते हैं, मैं जानता हूँ, मशहूर आदमी है। कहा नहीं, तुम्हारे घर कभी आए? कहा नहीं, हमारे घर तो नहीं आए। कहा तुम्हारी लड़की बोल रही है कि मेरे घर पे आए और 2 बजे दिन में 19/11/2015 को मेरे साथ गलत काम किया। तो कहने लगे साहब वो तो दिमाग से पागल है, वो तो कई दिन घर से भाग जाती है और कई मर्तबा भागी है। अभी भी देखिए 4-6 दिन से गायब थी, और मैंने इसलिए FIR नहीं की कि वो तो उसकी आदत है चली जाने की। हम मौलाना जर्जीस को बिल्कुल बेकसूर मानते हैं, वो हमारे घर कभी नहीं आए। ये बाकायदा चार्जशीट पर पुलिस ने लिखा है। लेकिन लड़की के दिमाग में भर दिया या पैसा दे दिया उसको इतना। अब वो लड़की का जब 164 का बयान हुआ, कलम बंद बयान जिसको बोलते हैं, उसमें उस लड़की ने 15 दिन के बाद दूसरा बयान दिया। उसने कहा मजिस्ट्रेट के सामने कि मौलाना जर्जीस कभी मेरे घर नहीं आए, मुझे बनारस में जब जलसा करने आते थे तो मुझे होटलों में बुलाते थे और होटल में मेरे साथ गलत काम करते थे, और मैं 2 साल से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जज ने पूछा भी उससे, मैडम जबरदस्ती एक बार होती है, बार बार तो नहीं होती, 2 साल से जबरदस्ती हो रही तुम्हारे साथ? तो कहा नहीं, वो कह रहे हम शादी कर लेंगे और अब शादी नहीं कर रहे हैं। तो बस इस बयान को लिखकर उसने जैतपुरा थाने को अलर्ट कर दिया कि आप जो है तफ्तीश करिए कौन सी होटल थी, कौन सी। अब लड़की से पूछा जा रहा है कि कौन सी होटल थी, किस होटल में तुम गई हो, 2 साल से तुम होटल जा रही हो,
तो लड़की का बयान है जो चार्जशीट पर लिखा हुआ है कि मैं होटल जानती नहीं हूं, पहचानती नहीं हूं, और अगर मुझे होटल तक ले जाया गया तो मैं होटल पहुंच भी नहीं पाऊंगी। अरे 2 साल से तुम जा रही हो तो होटल नहीं? कहा नहीं मैं नहीं जानती होटल कौन सी थी, मैं भूल गई। फिर उस लड़की का मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में साफ तौर पर आया नो लाइव एंड डेड स्पर्म सीन, जो हमारी चार्जशीट पर लिखा हुआ है, और आगे भी लिखा है नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ना उस लड़की के अंदर कुछ हुआ ना बाहर, यानी वो शादी से पहले जैसी थी वैसी ही है, उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अरेस्ट स्टे ले चुका था इन तमाम आधार पर, लेकिन मुझसे मेरा वकील बोला इतना जबरदस्त ग्राउंड, लड़की एफआईआर में कुछ बोल रही है और 164 में ये बोल रही है, होटल का पता नहीं, मेडिकल में। अरे तुम्हें तो खड़े खड़े बेल मिल जाएगी, आ जाओ तुम। कौन है? अरे कैसे तुम चले जाओगे जेल के अंदर? और मैं उस वकील की बातों में आ गया, हालांकि मुझे ना कोई पकड़ रहा था ना कोई गिरफ्तार कर रहा था। मैंने सोचा इस केस को खत्म करें, मुकदमा लड़ें और बाइज्जत बरी हो। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारे काम तो ट्रायल में काम आएंगे जब मुकदमा चलेगा। पहले तो लड़की का बयान ही सब कुछ है, पहले इधर आओ। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया अपने आप को, वो मेरे खिलाफ इतने वकील खड़े हो गए, और पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब आसाराम अंदर जा सकता है तो मौलवी क्यों नहीं जा सकता, ये वो हंगामा ना, दुनिया भर की बातें शुरू हुई। और मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और सरेंडर होकर मैं अंदर हो गया। अब अंदर हुआ तो फिर हालात ऐसे बदल गए कि 2-3-5 दिन में जमानत हो जानी थी, लेकिन फिर इलेक्शन आ गए। इलेक्शन के बाद हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट में भी दुश्मन ने हमारा एक वकील खड़ा कर दिया। उस वकील ने कहा अरे ये तो बाल ठाकरे के खिलाफ बोले, अडवाणी के खिलाफ बोले, इनके ऊपर तो बड़े मुकदमे चल रहे हैं। वो हाई कोर्ट ने भी मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगा लिया कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगाओ, उसके बाद देखेंगे। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई हो तब तो है, कोई रिकॉर्ड नहीं। हर थाने से मेरे पास नील की, कोई थाने में रिपोर्ट ही नहीं है, सारे थानों से नील रिपोर्ट आई। हाँ, कानपुर में एक मुकदमा था मेरे ऊपर 153 का, तो वो मुकदमा उसमें मैं बेल पे छूटा हुआ था। तो हमारे वकील ने बहस की, अरे 153 क्या, आजकल शराबी को शराबी कह तो वो एफआईआर करा देता है, जुआरी को जुआरी कह तो वो एफआईआर करा देता है, तो ये कोई मुकदमा नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो जज ने कहा कि भाई क्या बात, कहा भाई लड़की बालिग है, कह रही है कभी घर कभी कह रही है घर, मेडिकल में कुछ है नहीं, लिहाजा उसने फौरन बेल दे दी मुझे। अब जब बेल मिली मुझे तो अब मेरा दुश्मन फिर चौकन्ना हुआ। अब तो बेल मिल गई, अब तो जर्जिस भी मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा। तो उसने फौरन कानपुर में जाकर मेरे खिलाफ कानपुर का वारंट जारी करवा दिया। अब मैं नहा धोकर बैठा था कि आज मेरी बेल हो रही है, आज मैं रिहाई है, बनारस से निकलूंगा। तो बनारस से रिहाई तो आई नहीं, मेरा वारंट और आ गया। मैंने कहा भाई मेरी रिहाई क्या हुई? कब तुम्हें कानपुर जाना पड़ेगा, ट्रांसफर होगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वहां भी कोई मुकदमा है। मैंने कहा जल्दी से उसने बताया, मैंने समझ गया पुराना मुकदमा है। मैंने कहा यार मैं तो बेल पे छूटा हुआ हूं। बोले अब यहां से आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब मुझे वहां ले जाया गया, बनारस की पुलिस हमको लेके वहां पहुंची, लेकिन वहां मैं बस खड़े खड़े मैं छूट गया। उसने कहा कि आप तारीख पे क्यों नहीं आए? मैंने कहा मैडम मैं जेल में था, मैं कैसे आता 4 महीने। तो आपके वकील को आप एप्लीकेशन लगाना चाहिए। मेरा वकील बोला मुझे भी नहीं मालूम था ये जेल में थे। मेरा वकील बोला मुझे भी क्या मालूम, आपने बताया कि मैं जेल में हूं। तो कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आपकी बेल तो होगी, आप बेल पे छूटे हुए थे, ठीक है, लेकिन चूंकि जेल से छूट रहा हूं इसलिए जेल में जाना ही पड़ेगा 2 घंटे के लिए। फिर मैं कानपुर की जेल में गया। मेरे भाइयों, इस पूरी लड़ाई में ना लड़की के माँ बाप नहीं, सिर्फ उसी मौलवी का हाथ है जो बहरूपिया है, और वो आप लोगों तक भी चंदा वंदा करने आएगा। मैं पहले बता रहा हूं कि होशियार रहिएगा, मुझे भी अब आगे लड़ाई लड़ना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, मुकदमा लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैं इस मामले में, मैं शिया सुन्नी मामले में, अहले हदीस बरेलवी सुन्नी मामले में जेल में बहुत बार गया हूं और कभी डरा नहीं हूं, होता रहता है। लेकिन 376 केस में जाना बहुत बुरा होता है। और मैं अपनी जमात को भरोसा दिलाता हूं, अपनी जमात को खास तौर पर, इंशाअल्लाह मैं आपके सर को शर्म से झुकने नहीं दूंगा। कभी इस तरीके का मामला मेरे साथ इंशाअल्लाह नहीं देखोगे। ये इल्जामात वक्ती तौर पर हैं, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लड़की ना होटल साबित कर पाएगी, ना होटल में एंट्री साबित कर पाएगी, ना उसके घर में हमें कभी कोई बता सकता कि मैं कभी गया हूं, और ना मेडिकल रिपोर्ट में कोई साबित कर सकता है कि मेरा काम किसी होटल में एंट्री नहीं, कभी उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी है। इंशाअल्लाह सच सच होता है और एक दिन ये सूरज की तरह चमकेगा। कुछ बदलियां आती हैं और सूरज को चमकने से रोक देती हैं, लेकिन सूरज फिर चमकता है, बदलियां फिर छटती हैं। वक्ती तौर पर कुछ परेशानियां हैं, बनारस की पूरी जमात ने मेरा
साथ दिया। कल का जलसा भी बनारस में ही था मेरा, जलालीपुरे में, उसी मोहल्ले में जिस मोहल्ले का ये मैटर है। लेकिन हमने एक दो मौलाना का वहां से फोन आया मेरे पास, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी जलालीपुरा थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि यही का मामला है। लोग ये कहेंगे कि मौलाना जर्जीस को इतनी जल्दी क्या है उसी मोहल्ले में घुसने की। बेटा बाद में 1 महीने की बात कर लेना। उनकी बात मुझे भी समझ में आई और मैंने उस जलसे को मुलतवी कर दिया। अब वो रमजान की शब कदर में पहुंच गया है, लेकिन कल की ये डेट मैंने इलाहाबाद में नस्सू पहलवान